ममता बनर्जी के गुनाहों का काला चिट्ठा कब खुलेगा? कब ममता बनर्जी को उन गुनाहों की सजा मिलेगी जिसके लिए कागजों पर नहीं लेकिन हर पीड़ित की जुबान पर उनका ही नाम है? और पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, इसकी असली तस्वीर दुनिया को कब पता चलेगी? और क्या कोई है जो ममता बनर्जी के सामने उनके गुनाहों को गिनवा सके? क्योंकि बीते 24 घंटों की ही अगर बात करें तो हिंदुओं की शोभा यात्रा पर मुसलमानों के हमले मुर्शिदाबाद में, चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर ममता बनर्जी के प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा हमला किया गया है, चुनाव लड़ने उतरे कैंडिडेट्स पर टीएमसी वर्कर्स के द्वारा हमले किए गए हैं। और ये सारे ऐसे हमले हैं जिनमें खून निकला है, जिनमें लोग घायल हुए हैं। और ये वो तस्वीर बनाता है जो पश्चिम बंगाल की बीते एक दशक से भी ज्यादा की तस्वीर है। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव करीब 1 महीने बाकी है। पोस्ट पोल वायलेंस की खबरें हम सभी ने सुन भी रखी हैं, खूब चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन 1 महीने पहले बंगाल का माहौल बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है। चुनावों से पहले जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उस भय को दिखा रही हैं कि उन्हें अपनी सत्ता पर किसी तरह का खतरा नजर आ रहा है। आज हम क्रमवार ढंग से जानेंगे कि पश्चिम बंगाल का एक 24 घंटा कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक है पश्चिम बंगाल के अंदर जिंदा रहना भर। आज हमने बहुत बातें सुन रखी हैं पोस्ट पोल वायलेंस की, लेकिन हम चर्चा करेंगे प्री पोल वायलेंस की, जो कि चुनावों से 1 महीने पहले हो रही हैं। हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन उन तमाम चीजों पर जाएं उससे पहले आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे, जो है कलकत्ता के अंदर अमित शाह के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अमित शाह के द्वारा ममता बनर्जी की चार्जशीट यानी अभियोगनामा को पेश किया गया है। इस अभियोगनामा यानी चार्जशीट में अमित शाह ने कम से कम 19 बिंदुओं के ऊपर बात की है, जो पिछले 15 वर्षों में ममता का जो बंगाल है उसके प्रति जो गुनाह है उसके बारे में क्रमवार ढंग से बताया गया है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनमें उन सभी विषयों को कवर किया गया है जिनसे पश्चिम बंगाल के हर वर्ग की पीड़ा का जिक्र कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ाव है पश्चिम बंगाल के लगभग हर वर्ग का, जिसके साथ किसी ना किसी रूप में जो सत्ता का, जो शासन का, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में 15 वर्षों का पश्चिम बंगाल तैयार है, उस व्यवस्था से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो भी पीड़ित वर्ग है उसकी तमाम पीड़ाओं को शामिल किया गया है। और पहले हम बात करें कि बीते 24 घंटों में क्या हुआ है, किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरह से जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, किस तरह से जो कैंडिडेट्स प्रचार करने के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उनसे पहले हम जानते हैं कि अमित शाह ने आज जो अपना एक तरीके से कहें चार्जशीट जारी की है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसमें किन किन चीजों का जिक्र है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हुई है आर्थिक मोर्चे पर बंगाल कहां है। अमित शाह ने कहा है कि राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। 6,688 कंपनियों ने पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़ना चुना है ममता के दौर में। अमित शाह की यह बात इस बात की ओर भी इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल में निवेश का, इन्वेस्टमेंट का माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। और हमने पहले ही विस्तार से इस बात को आपको एक वीडियो में समझाया है कि कैसे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से पूरे बंगाल का बिजनेस इकोसिस्टम बर्बाद हुआ है। 30 लाख नौकरियां खत्म हुई हैं और 26,000 नौकरियां भ्रष्टाचार के कारण रद्द हुई हैं। यानी रोजगार का जो संकट जो नंबर्स में दिखाई देता है, आज जब अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, जिनके पास रिव्यू और फीडबैक का जो सिस्टम है उसके आधार पर जब कलकत्ता में बैठकर इस बात को कह रहे हैं, तो यह बात पुष्ट होती है कि कितनी बड़ी समस्या की तरफ पश्चिम बंगाल दिख रहा है। हमने एक वीडियो में उसे बताया है, उसे आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अमित शाह के द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया है, तो ये कितना गंभीर है इस बात को आप समझ सकते हैं। और जब भी बिजनेस इकोसिस्टम खराब होगा उसके बाद पलायन एक बड़ी समस्या होती है। अमित शाह ने इस चीज को भी यहां पर रेक्टिफाई किया है। 40 लाख से ज्यादा युवा रोजगार के लिए राज्य को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। यह केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर उस बंगाली परिवार की कहानी है जो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए मजबूर है। चाय बागानों की स्थिति को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तराई क्षेत्रों में 80% चाय बागानों के बंद होने और 5 लाख श्रमिकों के संकट में होने की बात कही गई है। चाय सुंदरी जैसी जो योजनाएं ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में चलाई गई, वो कितना बड़ा धोखा थी, इन बातों को भी अमित शाह ने कहीं ना कहीं रेक्टिफाई किया है। और ये दोनों चीजें जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। किसी भी स्टेट का जो फंडामेंटल होता है, जो बेसिक होता है,
वो पश्चिम बंगाल उसमें मिस कर रहा है। आज एक तरफ उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में अदद नौकरी की चर्चा करने के लिए, अदद नौकरी की बात करने के लिए देश के गृह मंत्री को जाकर के उसकी राजधानी में बैठना पड़ता है और उसके द्वारा बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल और इकोसिस्टम कितना खराब हो चुका है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किस तरह से खत्म है। और उसके लिए जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवयव होता है, जिसका नतीजा पिछले 24 घंटे की हिंसा है, जिसका नतीजा लगातार पिछले पश्चिम बंगाल से आने वाली जो खबरें हैं उनमें जो हेडलाइंस है, उनमें जो अधिकतर जगह घेरती है, वो विषय है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल का जो परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। उस चीज को भी अमित शाह के द्वारा एड्रेस किया गया है और वो विषय है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था पर जो आरोप है वो सबसे गंभीर है। उनके द्वारा बताया गया कि 2023 में 34,738 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज होने का दावा है। आरजीकर, पार्क स्ट्रीट और कामुदनी जैसे मामलों का जिक्र करके भी कहा गया कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, बल्कि अपराधियों को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल स्टेट की ओर से संरक्षण मिलता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही अमित शाह के द्वारा जिक्र इस बात का भी किया गया है कि देश के 28% एसिड अटैक जो महिलाओं पर होते हैं वो अकेले पश्चिम बंगाल में हुए। कितना खतरनाक नंबर है, कितनी बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल की दिखाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी का ही मुद्दा उठाया गया है, जो एक लंबे वक्त से भारत की होम मिनिस्ट्री के साथ में, अमित शाह के साथ में जो ममता बनर्जी का एक बड़ा टसल है, वो सीमा सुरक्षा का मुद्दा है। सीमा सुरक्षा का मुद्दा कितना जरूरी है इस बात से आप समझिए कि भारत में जो होने वाली पूरी घुसपैठ है, जिस रोहिंग्या घुसपैठ को, बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के बारे में हम चर्चाएं सुनते रहते हैं, पूरे भारत के अंदर जो अपराध, जो दंगे होते हैं, उसमें एक बड़ा रोल इन लोगों का जो निकल करके सामने आता है, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की भारत के साथ लगने वाली खुली हुई सीमा है। और इसी बात का जिक्र करते हुए अमित शाह ने बताया कि 569 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश की सीमा का बिना बाढ़ के होना यह बड़ा खतरा है। और साथ ही साथ जो वहां से लोग घुस करके आते हैं उनको फर्जी पहचान पत्र दे करके घुसपैठ को बढ़ावा दिया जाता है। और यह भी समझिए कि यह राज्य तक का मुद्दा सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर वो घुसपैठिए घुसते हैं तो वो पूरे भारत के अंदर जाकर के फैलते हैं। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से कई मौकों पर इस तरह के एलिमेंट्स को पकड़ा जाता है और उनके लिए कहीं ना कहीं गेटवे पश्चिम बंगाल ही बनता है। अमित शाह के द्वारा इस बात का भी जिक्र किया गया कि असम में जब हमारी सरकार आई तो वहां पर हमने घुसपैठ को पूरी तरह से उस पर लगाम लगाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो समस्या है कहीं ना कहीं उसे स्टेट के द्वारा समर्थन प्राप्त है, क्योंकि जो वहां पर अवैध घुसपैठिया घुस करके आता है उसे आकर के यहां पर आईडी कार्ड और तमाम तरह का जो फैसिलिटेशन है वो सब कुछ दिया जाता है। भारत में आईडी कार्ड बनाया क्या? कुछ भी भारत में आईडी कार्ड है। कैसा, कौन सा आईडी कार्ड है? वो जो मेरा ममता बनर्जी है ना, हाँ, कलकत्ता का, हाँ, उसका आईडी कार्ड है। ठीक है। कितना साल हुआ उधर आके, कलकत्ता के? बोलो मेरा मामा पापी का पूरा उधर कलकत्ता। ठीक है, पूरा आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड बांग्ला से ट्रेन पे आया? टेंट है। ठीक है। और इसके बाद अमित शाह के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को लेकर पाठ्य पुस्तकों में जो विवादित प्रस्तुति है उसका भी जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। आपको याद होगा भारत की महामहिम राष्ट्रपति बीते दिनों जब पश्चिम बंगाल गई थी तो उनके साथ किस तरह से पश्चिम बंगाल स्टेट में जाकर के वहां पर बदसलूकी की स्थिति, यानी कि जो उनको फैसिलिटेट जिस तरह से कराया जाना चाहिए था, जो सुलूक भारत के राष्ट्रपति के साथ होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल भारत के राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, वो पश्चिम बंगाल स्टेट नहीं दे पाया था। इसके बाद औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में गिरावट की बात भी सामने रखी गई। पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान से तीसरे स्थान पर आना, बंद फैक्ट्रियां, जर्जर अस्पताल, शिक्षा के घोटाले, इन सब को मिला करके एक तस्वीर पूरी जो पेंट की जा रही है, जो बताई जा रही है अमित शाह के द्वारा, वो आपको बहुत खतरनाक नजर आती है और उससे आप समझ पाते हैं कि पश्चिम बंगाल इतना विकास की रफ्तार क्यों कम पश्चिम बंगाल में हो जाती है। और इसके बाद एक बड़ी समस्या होती है जिसका जिक्र किया अमित शाह ने, भ्रष्टाचार का। उसमें जॉब स्कैम और कट मनी जैसे चीजें रही जिनमें सिंडिकेट शामिल होता है और पूरा एक भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम पश्चिम बंगाल के अंदर बनता है, उसका भी जिक्र अमित शाह के द्वारा किया गया। और सीधे तौर पर यह पश्चिम बंगाल का जो शासन है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। और आखिर में उन्होंने जो एक बड़ी चीज का जिक्र किया, जो शहरी अव्यवस्था है, फ्लाईओवर गिरने और आग लगने की घटनाएं, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने जो पिक्चर पेंट
पेंट की है वो पश्चिम बंगाल की वो रियलिटी दिखाती है जिस पर अक्सर पश्चिम बंगाल से तो कोई जिक्र आ ही नहीं पाता है, पश्चिम बंगाल से कोई बात आ ही नहीं पाती है। कोई व्यक्ति अगर बात वहां करने की भी कोशिश करता है तो एक तरह से उसके ऊपर इस तरह का दबाव पश्चिम बंगाल स्टेट के द्वारा, ममता बनर्जी के इकोसिस्टम के द्वारा लगा दिया जाता है कि वहां पर कोई बात निकल करके सामने नहीं आ पाती है। हमने आपको एक वीडियो में इस बात का जिक्र करके बाकायदा बताया था कि किस तरह से एनसीआरबी के डेटा को पश्चिम बंगाल में मैनिपुलेट कर दिया जाता है। जो वायलेंस की घटनाएं होती हैं, जो स्पेशली कम्युनल वायलेंस की घटनाएं होती हैं, उनके बारे में जो रिकॉर्ड निकल करके एनसीआरबी के पास और शेष देश के पास आता है वो किस तरह से मैनिपुलेटेड होता है। और इसी तरह की कुछ घटनाएं हैं जिनकी लाइट में आज अमित शाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखे जाने की जरूरत है। पहले उन घटनाओं के बारे में भी जान लीजिए, और उसके बारे में जानने के लिए हमें केवल इतना जानना होगा कि बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हुआ है, ममता बनर्जी के प्रशासन के अंदर क्या हुआ है। कम से कम आधा दर्जन जगहों पर रामनवमी के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्राओं, झांकियों के ऊपर हमला हुआ है। मुर्शिदाबाद जो बीते 1 से 1.5 दशक के वक्त में पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार की कम्युनल वायलेंस का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, जहां अवैध बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनने के पूरे रैकेट के होने की बातें निकलकर सामने आती हैं। वहां के जंगीपुर के रघुनाथपुर इलाके में कल भी रामनवमी के मौके पर हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ। वहां पहले हिंदुओं के केसरिया झंडे को उखाड़कर फेंक दिया गया, उसके बाद मुसलमानों की भीड़ के द्वारा उनकी यात्रा पर सुनियोजित ढंग से पथराव किया गया। उन्हें एक बार फिर से यह एहसास दिलाया गया कि ममता के बंगाल में हिंदू होकर अगर अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप सड़क पर उतरेंगे तो आपका अंजाम यही रहने वाला है। और एक नहीं बल्कि कम से कम 3 जगहों पर इसी जिले के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हमला किया गया है। आपको यह समझना होगा कि मुर्शिदाबाद 70% के आसपास मुसलमान आबादी वाला जिला है, और यहां जब इस झांकी की हिंदुओं के गीत बजाती हुई गाड़ी पहुंची तब इसको घेर करके तोड़ा गया। उस डीजे के ऊपर पथराव किया गया जहां से हिंदू गीतों की धुन सुनाई दे रही थी। आपको याद होगा अभी ईद गुजरी है, राजस्थान से लेकर देश के कई इलाकों में हिंदुओं ने सो कॉल्ड भाईचारा निभाने के लिए ईद पर फूल बरसाए थे, लेकिन बंगाल में क्या बरसाया जा रहा था? पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और आप इसको देख सकते हैं, बंगाल देश के सेक्युलरिज्म का जिन लोगों के भी चस्का रहता है उसका बड़ा अच्छा रियलिटी टेस्ट देता है। और मुर्शिदाबाद अकेला नहीं है इस मामले में जहां ऐसा हुआ है। बंगाल के पुरुलिया जिला में पाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया। वहां भी जुलूस की गाड़ी को रोककर उसके ऊपर हमला किया गया। सोच करके देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में जो सबसे बड़ी सेक्युलर और अपने आप को प्रोग्रेसिव महिला दिखाने की कोशिश करती है, उनके राज्य में स्थिति है। अब यह समाज के एक पिलर पर हमला हुआ है। अब मैं आपको इसी 24 घंटे की एक और घटना बताता हूं। एक चुनाव आयोग के कर्मचारी के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर में हमला कर दिया गया। मामला क्या था? नदिया जिले के रानाघाट इंस्टीट्यूट फॉर बॉयज स्कूल के अंदर उस कर्मचारी के ऊपर हमला किया गया। क्यों? क्योंकि उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ममता बनर्जी सरकार का एक विज्ञापन चलाया गया और उस अधिकारी ने उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पालन के आधार पर विरोध किया, और इसके बाद उस कर्मचारी पर हमला किया गया। और सोचिए हमला किसके द्वारा किया गया होगा? पीड़ित कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि बीडीओ कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा हमला करके मुझे लहूलुहान कर दिया गया। सोचिए कि एक चुनाव कर्मचारी अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करके एक सरकारी दफ्तर के अंदर कह रहा है, तो वो स्टेट के ही सरकारी कर्मचारी ममता बनर्जी के कार्यकर्ता की तरह, गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की असलियत है। अमित शाह ने जो चार्जशीट जारी की है, मैं ये मान रहा हूं इन घटनाओं को देखने के बाद वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी के गुनाह इतने हैं। इसके बाद आप साउथ परगना जिले के बसंती बाजार इलाके में एक भाजपा कैंडिडेट विकास सरदार प्रचार करने के लिए गए थे। भाजपा के लिए प्रचार करने वाले लोगों पर हमला किया गया। आरोप लगाया गया कि हमला करने वाले लोग तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव की तरफ से कहा गया कि बड़ी संख्या में जिहादियों ने हम पर हमला कर दिया, हमें उनके नाम भी पता है, और सिर्फ हमारे ही ऊपर हमला नहीं हुआ बल्कि जो फोर्स उस हमले को रोकने के लिए आई उसके ऊपर भी हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनाया गया गुंडों और जिहादियों का साम्राज्य इसका कारण है, जिसकी वजह से बसंती बाजार में यह घटना हुई। विप्लव कुमार देव का यह बयान है। इस घटना के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा पश्चिम बंगाल पुलिस के उस थाने के इंचार्ज को सस्पेंड करना पड़ा। यह घटना कायदे से जो पोल वायलेंस, पोस्ट और प्री दोनों में है, उस विरासत में जुड़ा हुआ एक और अध्याय है। और ममता बनर्जी ने पूरी तैयारी बना करके रखी हुई है कि वो इस लेगेसी को कहीं कमजोर नहीं होने देगी,
क्योंकि एक बात आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की सियासत का जो टेस्ट पिछले 40-45 वर्षों में डेवलप किया गया है, कांग्रेस से लेफ्ट के हाथ में आई, लेफ्ट के हाथ से टीएमसी के हाथ में आई, जो तीनों गवर्नमेंट्स ने अपना मॉडल यहां पर क्रिएट किया, वो एक्चुअल में ही वायलेंस का था। इन लोगों ने ना कोई प्रॉस्पेरिटी दी। पश्चिम बंगाल भारत के सबसे रिच और जिनके पास हिस्ट्री है रिचनेस की, उस वाले स्टेट में से एक है। कोस्ट इनके पास है, लैंड इनके पास है, वर्कफोर्स इनके पास है। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल इतना पिछड़ा क्यों नजर आता है? क्यों आज भी पश्चिम बंगाल के किसी गांव की अगर आप तस्वीर देख लें, वो यूं लगता है कि 70 के दशक से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। उसकी वजह इस तरह की घटनाएं हैं। अमित शाह ने जो आज चार्जशीट जारी की है, मैं मानता हूं कि उसमें अगर कोई जोड़ने बैठेगा घटनाओं को, तो जितनी घटनाएं उन्होंने उसमें जिक्र करके, जितनी घटनाओं के आधार पर वो तमाम चीजें बनाई गई होंगी, उससे कहीं ज्यादा घटनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही हैं। पिछले 24 घंटे की जो तस्वीर मैंने बताई, आप किसी और स्टेट में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप जिन स्टेट्स में रह रहे होंगे, जो बंगाल के बाहर के लोग देख रहे होंगे, आप अपने स्टेट के लिए वैसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। स्पेशली वहां पर हिंदुओं की स्थिति जितनी ज्यादा खराब है और उनके हिंदू होने की वजह से जितनी ज्यादा खराब है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। शायद पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो स्थिति होगी, उससे एक पैसा कम बर्बाद स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी के राज के अंदर हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं की आइडेंटिटी के आधार पर उनके साथ पोल हो, चुनाव हो, उसके पहले हो, रामनवमी का जुलूस हो, किसी और तरह का कोई और कार्यक्रम उनके द्वारा किया जा रहा हो, उनके लिए थ्रेट किसी भी रूप में कम नहीं है। महिलाओं की स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर कितनी खतरनाक है, आप आरजीकर जैसी घटनाएं सिग्निफिकेंस के तौर पर दिखाई देती हैं, लेकिन आप जब उस अंदर में जाकर के चीजों को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल के समाज को बेसिकली ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने और उसके पीछे की जो लेगेसी गवर्नमेंट जिनको फॉलो कर रही हैं, उन तमाम के द्वारा ऐसी स्थिति बना दी गई कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है। अमित शाह के द्वारा कलकत्ता में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनके द्वारा तमाम बातें की गई, तमाम आरोप लगाए गए और दावा यह किया गया कि सरकार यहां पर बदलेगी। लेकिन सवाल इस बात का यहां पर है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कैसे बदलेगी अगर इस स्केल का वायलेंस अभी से हो रहा है। सेंट्रल फोर्सेस जितनी वहां पर गई हुई हैं, उसके बावजूद ये वायलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि समाज के अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सेंट्रल फोर्सेस जाती हैं वहां पर, अपने आप को स्टेबल करती हैं, उसके बाद वो किसी रूप से कंट्रोल कर सकती हैं चीजों को। इंटेलिजेंस यूनिट कितना सपोर्ट कर रही होगी बंगाल की आज इलेक्शन कमीशन को और सेंट्रल फोर्सेस को, यह भी एक बड़ा सवाल है। चुनाव फेयर हो पाएगा क्या? क्योंकि अभी तक जो बीते चुनाव हुए हैं, उनमें फेयरनेस किसी भी रूप में नहीं दिखाई देती है। तो अमित शाह के द्वारा बैठ करके वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी वजह से शायद पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, लेकिन जिस तरह की घटनाओं का नेचर जो घटनाओं का है, वो जो घटित हो रहा है, उसे देख करके कई सारी सवाल मन में खड़े होते हैं, कई सारी शंकाएं मन में खड़ी होती हैं और देखने वाली बात यह है कि उनका निराकरण किस तरह से हो पाता है। अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो आपके यहाँ स्थिति क्या है, आप क्या चीज फील कर पा रहे हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और तमाम लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा हमारे साथ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।